हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले इसमें है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, 3 यानी कि, ठीक है। उसके बाद है गोन। गोन का मतलब होता है साइड्स। अब 3 साइड्स किसके अंदर होती है? 3 साइड्स तो ट्राइंगल में होती है ना। और तीसरा है मेट्रिक। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मेजर करना है हमें, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हम स्केल लेकर मापना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की जो साइड्स है और उसके जो एंगल्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है उसको स्टडी करने वाला है। अब यहाँ पर काफी सारे रेशियोज हैं, बट उसको समझने के पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले राइट ट्राइंगल। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि राइट ट्राइंगल हम किसे कहते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो पहले बना लेते हैं, जैसे कि ठीक है। तो ये हमने राइट ट्राइंगल मान लिया, इसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इन दोनों में से किसी भी एक साइड्स को हम बेस बोल देते हैं और किसी भी एक को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो यहां पर हम इसको तो बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी भी राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, लिख देते हैं एक बार, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आपके इस चैप्टर में तो काफी यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये एच पी और बी क्या है? तो हाइपोटेनियस को हम यहाँ पर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को यहाँ पर हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बेस है इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कुछ 6 रेशियोज होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो रेशियो है वो है साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा कोई एंगल है, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोई सा भी एंगल मान लेते हैं, जैसे कि इन दोनों एंगल्स में से इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। इसका कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई भी मान सकते हैं, थीटा की जगह फाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में हम नॉर्मली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो रेशियो होता है उसको हम कोस थीटा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है उसको हम कोस थीटा से लिखते हैं। उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे कि कोट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कर दें तो कोट थीटा मिल जाता है, इसको उल्टा कर दो यानी कि बेस को ऊपर लिख देंगे, परपेंडिकुलर को नीचे लिख देंगे। उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस को ऊपर और बेस को नीचे। उसी तरीके से होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पर हाइपोटेनियस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे भेज देंगे, ठीक है। ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और ये आपको पता होने चाहिए सबकी वैल्यू क्या होती है। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, बड़ा ही आसान है, आपको केवल एक लाइन याद करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। दोबारा से बोलो मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इसका इसमें कैसे यूज है, तो आपको लिखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। सोना
से एस, चांदी से सी और तोल से टी। इस तरीके से आपको लिख देना है और इसके पीछे बीच में लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस लिखा है इसको तो हम बोलेंगे साइन थीटा, और जो सी है इसको बोलेंगे कोस थीटा, जो टी है इसको बोलेंगे हम टेन थीटा। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की निकालनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपको ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल एक लाइन याद कर लेंगे तो उससे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे आपको पता हो जाएंगे। टेन निकालने के बाद कोट निकालना है तो टेन का उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कोट, टेन का उल्टा कर देंगे तो कोट हो जाएगा। इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, बेस अपन परपेंडिकुलर तो कोट हो गया। कोस का उल्टा करेंगे तो सेक मिल जाता है, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक मिल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने शुरुआत में कहा है कि जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या है, हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कोट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। वन अपॉन टेन करेंगे तो ये बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो वन अपॉन टेन करेंगे तो कोट मिलेगा। इसी तरीके से सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो हम सेक थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कोसेक थीटा है इसको वन अपॉन साइन के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने कोट को टेन का उल्टा कहा, उसी तरीके से हम टेन को वन अपॉन कोट भी तो लिख सकते हैं, टेन को ऊपर भेज दें, कोट को नीचे भेज दें। इस तरीके से कोस को वन अपॉन सेक लिख सकते हैं और साइन को वन अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो टेन थीटा है उसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं क्या हम, तो चेक करके बताएं क्या ये सही लिखा है मैंने। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर करके देख ले, ये पी अपॉन एच को, ये साइन थीटा है, इसको हम बी अपॉन एच से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। इसका मतलब हम टेन थीटा को साइन अपॉन कोस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कोट थीटा को कोस अपॉन साइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 है वो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, उससे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे पता हो जाएंगे। उसके बाद कोट टेन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, और टेन बराबर साइन अपॉन कोस, कोट बराबर कोस अपॉन साइन। साथ में पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे नोट करें पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, ए बी सी, और इसकी साइड्स दी हुई है हमें, मान लेते हैं इसको 3 और इसको 4 और इसको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3 4 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन ए और कोस ए भी निकालना है, टेन ए भी निकालना है, ठीक है ना, सारे के सारे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, और ये सोना चांदी तोल, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, और ये हो गया टेन। तो साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता तो होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर किसको माने, तो नॉर्मली तो हम किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं, बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, तो वहां पर बेस और परपेंडिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कैसे, यानी कि अगर हमें एंगल एक के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, किसके लिए, एंगल एक के लिए, तो एक के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो बची उसको बेस मान लेंगे, ठीक है, दूसरी साइड जो बची उसको बेस मान लेंगे। अब हम इजीली निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, और हाइपोटेनियस कितना है वहां पर 5 है, तो ये 4/5 आ गया। कोस से निकालना है तो वापस से कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है देखें यहाँ पे, बेस की जगह 3 आ जाएगा और हाइपोटेनियस की जगह 5 आ जाएगा, 3/5 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
टेन ए निकालना है वापस से। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और बेस की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप कोड भी निकालो, तो कोड 10 का उल्टा होता है ना, तो इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, चाहो तो इसको डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और सेक ए भी निकालना है। सेक किसके उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो इसको हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको उल्टा करके लिख दें डायरेक्ट 5/3। ठीक है, और अगर कोसेक निकालना है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर उसको उल्टा करके लिख दो, 5 को ऊपर भेज दो, 4 को नीचे भेज दो। आसान है, नहीं है? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे उसने ये भी कहा कि साइन सी भी निकाला है, कॉस सी भी निकाला है। अब क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो अब हमें परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम दोबारा से ट्रायंगल बनाते हैं, इसी ट्रायंगल को। और अब इसमें हम ये वाला एंगल तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये वाली साइड 4 दी हुई है, ये वाली साइड 3 दी हुई है, ये वाली साइड 5 दी हुई है। देखो हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अब हमें निकालना है एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो अगर हम एंगल सी के लिए निकालेंगे तो सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे इस बार, और जो साइड बची उसको बेस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। अब जब हम ये निकालेंगे तो इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे ना कि इसको। ठीक है, तो वापस से साइन की वैल्यू तो वही आएगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस परपेंडिकुलर की जगह इस बार 3 आएगा और हाइपोटेनियस की जगह 5 आएगा, तो ये साइन की वैल्यू 3/5 मिलेगी, साइन सी की वैल्यू। कोस सी निकालेंगे तो वापस से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट इस बार बेस 4 आएगा और हाइपोटेनियस 5 आएगा। वापस से अगर हमें टेन सी निकालना है तो वापस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही मिलेगा, और परपेंडिकुलर की जगह 3 मिलेगा और बेस की जगह 4 मिलेगा। आसान है। अगर हमें कोट सी निकालना है तो 10 का उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा 4/3, इसका उल्टा कर दिया हमने। और सेक निकालना है सेक सी, तो कोस का उल्टा कर दो 5/4, और अगर हमें कोसेक निकालना है कोसेक सी तो साइन का उल्टा कर देंगे 5/3। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इस तरीके से हमने डायरेक्ट उल्टा करके लिख दिया आंसर, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसका क्या मतलब है, तो अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वहां पर थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है। अब थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 18 डिग्री हो सकता है, 28 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा कोई एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है, तो जो वैल्यूज है वो हमें पता होनी चाहिए। अब हम सबकी वैल्यूज तो पता नहीं होगी हमें, कुछ जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उनके लिए हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, और आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये टेबल बनाना नहीं आता तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखें अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरफ तो हम लिखेंगे थीटा की वैल्यूज, और इस तरफ लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और उसके बाद है 90 डिग्री। ठीक है, बस हमें इनकी ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि याद करनी है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब ये आपको याद करना है, कैसे याद करोगे, तो बच्चे कहेंगे कि सर इतना लंबा कैसे याद करेंगे, अभी तो काफी सारी है।
तो कुछ भी नहीं करना, आपको केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सब आसानी से हो जाएगी। किसी की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि साइन की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। लाइन से गिनती लिख दो 0 से, उसके बाद इन सबके नीचे 4 लगा दो, और उसके बाद इन सबके ऊपर रूट लगा देंगे। इन सबका स्क्वायर रूट लेना है हमें, ठीक है? कर सकते हो ना इतना सा तो। अब ये जो इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो हमें साइन 0 की वैल्यू मिलेगी, इसका जो मिलेगा वो साइन 30 की, इसका मिलेगा साइन 45 की वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से लाइन से वैल्यूज मिलती जाएगी। तो 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, तो 0 का रूट तो 0 ही आएगा ना, तो ये साइन 0 की वैल्यू मिल गई। 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा नीचे, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसी यहाँ पर 2/4 है, तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मिलेगा। तो 1 का रूट तो 1 आएगा और नीचे 2 का रूट 2 आ जाएगा, तो मिला नहीं मिला। इसी तरीके से ऊपर √3 का रूट, सॉरी 3 का रूट √3 आ गया, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो √3/2 मिल जाएगा। 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा, और तो 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 का रूट तो 1 ही आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम साइन की पूरी वैल्यूज को यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और साइन की वैल्यू निकालने के बाद बाकी तो आसान है। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा करके लिख दें, सबसे पीछे वाली वैल्यू सबसे आगे, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0, ठीक है ना? कोस की वैल्यू को साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे तो कोस की वैल्यू मिल जाएगी। अब टेन की वैल्यू कहाँ से लिखें? तो टेन की वैल्यू के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कोस थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर दें तो टेन नहीं मिल जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें, तो अगर हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे का 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3, तो ये 10 की वैल्यू मिल गई। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा सेम टू सेम है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे का 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, कितना बचेगा? √3/1 और √3/1, 1 लिखने की जरूरत थोड़ी है नीचे। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 को जब भी मैक्स में नीचे 0 आता है तो इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, तो इसको हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है? दोनों ही लिख लें आप तो, ठीक है? अब कोट की वैल्यू निकालना है तो वापस से इसको उल्टा करके लिख दो। क्या लिखेंगे इसको? इनफाइनाइट, उसके बाद √3, उसके बाद 1, फिर 1/√3 और उसके बाद 0, ठीक है? फिर सेक का निकालना है, सेक का निकालने के लिए वापस से हमने पढ़ा है कि जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, 1/cos होता है। तो अगर हम कोस का उल्टा कर दें तो सेक मिल जाएगा, तो उल्टा करने का मतलब 1 के नीचे भेज देंगे। 1/cos की वैल्यू 1 है, तो ये 1/1 तो 1 ही आएगा, तो ये मिल गया। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 मिल जाएगा। √2 इसको ऊपर भेज देंगे, √2 को, 1 को नीचे भेज देंगे। अब नीचे 1 लगाना जरूरी थोड़ी है। 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2 आ जाएगा, 2/1, और 0 का उल्टा 1/0, तो वापस से कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया। फिर कोसेक के निकालने के लिए वापस इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और लास्ट में 1 बचा, ठीक है? तो ये आपको टेबल बनाना आ चुका है, ठीक है? अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले tan 60 की वैल्यू देखनी है यहाँ से। अब 10 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो tan 60 कहाँ पर है? 0 30 45 60, तो tan 60 की वैल्यू है √3, तो tan 60 की जगह कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है? और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस है और ये प्लस का 3 है। फिर cos 30 की वैल्यू कितनी है? ये cos है, cos 30 कितना है? √3/2, ठीक है? तो cos 30 की वैल्यू लिखेंगे √3/2, इस पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको,
तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 3 बचेगा प्लस ये 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर 3 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 3 3 जा 9/4 आ जाएगा। और अगर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 3 जा 12 प्लस 9 कितना मिलेगा यहाँ से 21/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस है वो आपको इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब आपको पता होगा, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बट यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने हैं, तो इसमें इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है, तो उसके लिए मान लेते हैं हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, राइट ट्रायंगल है, और इसमें ये वाला जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, यानी कि थीटा मान लिया हमने। तो क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, अब ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, चाहे तो जोड़ के चेक कर लें 90 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम ये निकालें साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि हमें इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है AC। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC आएगा। और अगर हम कोस थीटा निकालें, थीटा मतलब इस एंगल के लिए कोस निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। बट इसके लिए बेस कितना है, इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेनियस होगा, तो इसके लिए तो बेस BC है और हाइपोटेनियस AC है, तो ये दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। इसका मतलब इसके लिए जो साइन की वैल्यू है इस एंगल के लिए वो कोस की वैल्यू के बराबर होगा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला नहीं मिल गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोस 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम ऐसे निकालें tan 90 माइनस थीटा, तो ये कोट थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, और अगर हम कोट 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये tan थीटा के इक्वल आएगा, आसान है। फिर अगर हम सेक निकालते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेक थीटा के इक्वल आता है, और अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो ये सेक थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें tan 65 अपॉन कोट 25 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे। अब जो हमने टेबल पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज थी। tan 65 की वैल्यू तो उसमें कहीं भी नहीं है, ना ही कोट 25 की वैल्यू है, तो क्या करें। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65 को 90 माइनस 25, ये 65 की जगह 90 माइनस 25 लिख दिया हमने, और ये जो नीचे की वैल्यू है उसको हमने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 ही आएगा। अब देखें ये tan 90 माइनस थीटा बन गया, यहाँ पर थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, और अभी अभी हमने देखा कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, तो tan 90 माइनस 25 इसकी जगह मैं कोट 25 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। और ये नीचे का कोट 25 तो ऐसा का ऐसा ही है। अब अगर ये ऊपर और नीचे दोनों सेम टू सेम बन गए तो ये कैंसिल नहीं हो गया, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, 1 टाइम ही तो कैंसिल हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइज 8.3 के।
ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए सही होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने पहले भी पढ़ी है, जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। वाई स्क्वायर को हम चाहें तो पीछे लिख सकते हैं। तो ये एक ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर हम x और y वेरिएबल है, उनकी हम कोई भी वैल्यू रखें, ये वाला पार्ट हमेशा इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंक्लूड होंगे, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल देंगे। तो यहाँ पर कुछ 3 आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है। जैसे कि सबसे पहली जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वहां पर तो एक्स और वाई था ना, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? तो यहाँ पर वेरिएबल है थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको पता करनी है, याद करनी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर ये आया कहाँ से, तो वो भी सर बताएंगे, सब्र रखो थोड़ा, ठीक है। तो वो कहाँ से आया उसके लिए बड़ा ही आसान है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, सही है या नहीं है। देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है या नहीं होता, चेक कर लो। देखो, अगर हम इसमें LHS लेते हैं, LHS क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो साइन थीटा की जगह ऐसे नहीं लिख सकता मैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कोस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है तो इसका स्क्वायर लगा दो। अब इसको ओपन करो तो ऊपर तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया, नीचे हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बेस स्क्वायर अपन हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब क्योंकि इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर को एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर क्या बचेगा? यही बचेगा, सेम टू सेम। अब क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। अब जब ऊपर और नीचे सेम है तो कितना आएगा? 1 नहीं आएगा क्या? तो ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिस तरीके से हमने इसको वेरीफाई किया, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब तो आपके मन में कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। एक और चीज ध्यान दें कि ये दिखने में एक फॉर्मूला है, बट इससे हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। एक तो दिख रहा है हमें, दूसरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। हम चाहते तो साइन को उस तरफ भेज देते तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला बन जाता। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी बना सकते हैं। इसको हम टेन स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप कर लेंगे, पर आपको मेजर जो याद करने हैं वो ये 3 फॉर्मूले याद करने होंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल में 1। तो ये इसकी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, या तो हम LHS लेकर RHS लेकर आ जाते हैं, या फिर RHS से LHS लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका भी होता है कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं और दोनों को इक्वल लेकर आ जाते हैं। तो अभी तो हम LHS से RHS ले आना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं पहले। तो LHS है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह है 1 प्लस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सोल्व करके हमें 1 लेकर आना है ना, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेस पर कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? देखो, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह में ऐसे नहीं लिख सकता क्या? सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? पता होगा आपको, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है।
तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो इसको तो ऐसे लिख सकता हूं मैं अभी भी। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, हाँ या ना, पढ़ा है ना। तो इसकी जगह में 1 अपन कोस थीटा लिख सकता। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, साथ में ये डॉट की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने देखा था ये साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये ऊपर कोस स्क्वायर थीटा नीचे कोस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा। तो ये 1 RHS है या नहीं है, हाँ या नहीं। तो हमने LHS से शुरू किया था, RHS लेकर आ गए, इसका मतलब हो गया प्रूफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और उनमें मजा भी काफी आता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।